अब प्लस पाई बाई टू का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस पाई बाई टू। देखो एरो का मतलब क्या होता है, तो जिस तरफ एरो होता है वो लीड करता है। अब यहाँ पर एरो ईएमएफ की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ईएमएफ लीड कर रहे हैं। देखो इससे पहले भी हमने एसी थ्रू इंडक्टर की बात की है, लेकिन तब जो मेथड हमने यूज की थी और आज जो मेथड यूज करेंगे वो दोनों अलग अलग है। देखो इन इक्वेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय टू। जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सो हेलो, हाउ आर यू? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is AC through inductor। देखो इससे पहले भी हमने AC थ्रू इंडक्टर की बात की है, लेकिन तब जो मेथड हमने यूज की थी और आज जो मेथड यूज करेंगे वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर भी EMF लीड करेगा करंट को बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय टू। सो जो हमें फाइनल आंसर मिलने वाला है वो सेम ही मिलने वाला है, पर आज हम थोड़े अलग मेथड का यूज करेंगे। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो यहाँ पर हमने एक इंडक्टर को एक AC सोर्स कनेक्ट किया है। अब जैसे ही हम इस इंडक्टर को एक AC सोर्स कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे ही इस इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, वैसे ही ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन इस इंडक्टर में एक बैक EMF प्रोड्यूस होता है। एंड वो कितना होता है, तो वो होता है L di बाई dt। देखो जैसे ही हम इस इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, इसमें एक बैक EMF प्रोड्यूस होता है, और वो हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, देन जो बैक EMF होगा वो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो यहां पर टोटल दो EMF है जो हमने प्रोवाइड किया है, एंड एक जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सो अब हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करके इन दोनों EMF को ऐड कर देते हैं। सो जो हमने प्रोवाइड किया है दैट इज E प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस L di बाई dt, क्योंकि देखो जो बैक EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हमने माइनस साइन दिया है, इज इक्वल टू 0। दैट इज E माइनस L di बाई dt इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। सो L di बाई dt जो यहाँ पे माइनस है यहाँ पर ट्रांसफर करके प्लस कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो E इज इक्वल टू L di बाई dt। सो अब हम इस इक्वेशन में I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो फॉर AC सोर्स करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू I नॉट, वेयर I नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ करंट, साइन ओमेगा टी। देखो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होती है। देखो जब हमने प्रीवियसली AC थ्रू इंडक्टर की बात की थी तब हमने EMF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम क्या कर रहे हैं, तो करंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो देखो अब हमें क्या करना है, तो इस करंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो E इज इक्वल टू L d बाई dt एंड I की वैल्यू कितनी है, सो I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ब्रैकेट I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखो यहां पर I नॉट कांस्टेंट है, सो हम क्या करेंगे, I नॉट को डिफरेंशिएशन से बाहर लेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो E इज इक्वल टू L I नॉट d बाई dt साइन ओमेगा टी एंड
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी वो होता है E इज इक्वल टू, देखो, एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी ये होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो हमें ये इक्वेशन मिला, दैट इज E इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हम क्या करते हैं, तो एल आई नॉट ओमेगा की जगह पे ई नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। सो ई नॉट इज इक्वल टू, हम एल आई नॉट ओमेगा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो यहां पर हमने एल आई नॉट ओमेगा की जगह पे ई नॉट सब्स्टिट्यूट किया, एंड ई नॉट क्या है, तो ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ। इसका हम आगे यूज करने वाले जब हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिफाइन करेंगे। सो अब हम इस कॉस की टर्म को साइन में कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे। सो वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। देखो हम इस फॉर्मूले का यूज करके कॉस के टर्म को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, देखो कैसे। सो ई इज इक्वल टू ई नॉट एज इट इज, एंड कॉस ओमेगा टी होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखो यहां पर हमने बस थीटा की जगह पे ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि यहां पर कॉस ओमेगा टी है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 बोलते हैं, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हमें यह क्लियरली पता चल रहा है कि इन दिस केस ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। देखो यहां पर ईएमएफ लीड कर रहा है, यहां पर करंट कितना है, सो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ईएमएफ कितना है, सो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब प्लस पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा कि यहां पर ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। और इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड का यूज करके हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो। सो यहां पर करंट के लिए साइन वेव है, देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सो हम क्या करेंगे, करंट के लिए साइन वेव ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे। ये होगी करंट के लिए वेव, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ की वेव कैसे होगी, तो देखो यहां पर ईएमएफ पाई बाय 2 फेज से ज्यादा है। सो जब करंट 0 होगा तब आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा ऐसे। इस तरह होगी ईएमएफ की वेव, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देखो यहां पर ईएमएफ लीड कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2। सो देखा जाए तो यहां पर इस ईएमएफ की वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ऐसे माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जब करंट 0 से स्टार्ट होगा तब ईएमएफ मैक्सिमम होगा। देखो ये है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, एंड ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सो आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देखो फॉर इंडक्टर ईएमएफ लीड कर रहा है,
देखो इन इक्वेशन से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ईएमएफ लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस π/2। सो जब हमने करंट की वेव स्टार्ट की तब 0 से स्टार्ट की, लेकिन तब ईएमएफ मैक्सिमम था। सो हमने ईएमएफ की वेव -π/2 से स्टार्ट की, क्योंकि ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को बाय द फेज डिफरेंस π/2। और यह बात मैंने पहले भी बोली है कि ईएमएफ हमेशा करंट से ज्यादा होता है, क्योंकि जब हम ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, देखो I = V/R। सो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को दैट इज ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तभी हमें करंट मिलता है। सो ईएमएफ हमेशा करंट से ज्यादा होता है। सो जब भी आप वेव बनाओ ईएमएफ की तो वो थोड़ी बड़ी दिखा दो करंट से। और इसकी फेजर डायग्राम कैसी होगी, तो देखो सिंपलेस्ट वे में हम इसकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो अगर ये ईएमएफ है और ये करंट है और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो वो है π/2। सो ये होगी इसकी फेजर डायग्राम, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। और अगर आप ये एरो बनाते हो देखो एरो का मतलब क्या होता है, तो जिस तरफ एरो होता है वो लीड करता है। अब यहां पर एरो ईएमएफ की तरफ है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर ईएमएफ लीड कर रहे हैं। सो ये होगी फेजर डायग्राम एंड ये होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एसी थ्रू इंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिफाइन करते हैं। देखो यहां पर यह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ दैट इज E = L/I0 ओमेगा। और अगर हम इस इक्वेशन को ओहम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, ओहम्स लॉ को क्या बताता है कि V = IR। देखो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ सेम होता है। यहां पर करंट है, यहां पर करंट है। सो जो रिमेनिंग टर्म है L ओमेगा, ये होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। सो XL, देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं। सो XL = यहां पर क्या बचा, तो L एंड ओमेगा। सो L ओमेगा। देखो हम ये दो इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं। सो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पर ईएमएफ है, दोनों सेम ही होता है। यहां पर करंट है, यहां पर करंट है। सो जो रिमेनिंग टर्म है दैट इज L ओमेगा, ये होगी रेजिस्टेंस। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की। सो जो रिमेनिंग टर्म होगी वो होगी रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। देखो ये सेम काम करता है, मतलब ये भी करंट को अपोज करने का ही काम करता है। तो जो रिमेनिंग टर्म होगी दैट इज L ओमेगा, ये होगी इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम XL से डिनोट करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।